हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन एंड स्वागत है आपका लखनऊ व्लॉग 4 में। आई होप आप लोग मेरे सारे व्लॉग्स देख रहे हैं लखनऊ वाले, और ये है नंबर 4 व्लॉग। और आज हम सुबह सुबह होटल से चेकआउट कर चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ की सड़कों पे। वैसे भी आप सब जानते ही हैं, लखनऊ की शहर को जो कहते हैं वो नवाबों का शहर कहते हैं, और यहाँ पे ऐतिहासिक प्लेसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। कहा जाता है कि साल में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं इसी जगह पे आते हैं जहां अभी हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और घूमिए लखनऊ के नवाबों का शहर। और देखिए सामने हम पहुंच गए हैं उसी ऐतिहासिक बिल्डिंग पे जो आप लोग सामने देख पा रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं लखनऊ के फेमस इमाम बाड़ा में। जो नवाबों का इमाम बाड़ा होता था, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, आज मैं आपको वहाँ घुमाने ले जा रही हूँ। और हम लोग पहुंच गए हैं बड़ा इमाम बाड़ा के मेन गेट के सामने। आप वीडियो में देख ही सकते हैं किस तरीके का बड़ा बहुत विशाल गेट था ये। और बाहर की तो मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ, बट अफसोस कि मैं अंदर की वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊँगी, बिकॉज़ यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली अनाउंसमेंट्स हो रहे थे कि वीडियो कैप्चर करना इलीगल है। और अगर मैंने वीडियो कैप्चर की होती तो मेरा कैमरा भी वहाँ पे जब्त हो जाता। तो मैं अंदर का व्यू आपको सारा फ़ोटोज़ में करवाऊंगी और इसकी पूरी हिस्ट्री में आपको बताऊंगी। अभी जो आप देख रहे हैं वो मेन गेट के अंदर वाला गार्डन है। ये सारा की सारा एरिया देखिए, फ़ोटोज़ में आपको बता रही हूँ। ये मेन गेट है, ये जो आप देख सकते हैं, और ये विद गार्डन है पूरा। और सराउंडिंग में सर्कल में ये सारा अंदर एंट्री के लिए बना हुआ था। और पौड़ियों, जहाँ आपकी पौड़ियाँ दिख रही हैं वहाँ से हम अंदर जा रहे थे। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा मतलब कि महल, जो राजा का महल था, जो नवाब का महल था, वो ये था। ये देखिए मैंने जूम करके आपको दिखाया है यहाँ पे। बहुत ही आलीशान महल है। तो इमाम बाड़ा को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो एक बड़ा इमाम बाड़ा, उसके बाद आती है नंबर 2 भूल भुलैया, नंबर 3 पे आती है बावली। तो जब इमाम बाड़ा में एंटर होते हैं तो हमें शूज़ उतार के अंदर जाना होता है। तो इस इमाम बाड़ा के जो आखिरी नवाब थे वो थे आसिफ उद दौला। उन्होंने ये इमाम बाड़ा बनवाया था। आप फोटो भी इनकी देख सकते हैं। कहा जाता है ये बहुत ही नेक दिल नवाब थे। बड़ा इमाम बाड़ा को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ये है ईरानी ट्रे, ये है चाइनीज़ हॉल, और ये है खरबूजा हॉल। एशिया की सबसे बड़ी छत जो है वो ईरानी ट्रे है। इसकी 163 फीट लंबी और 60 फीट ऊंची है ये, पर बिना किसी सपोर्ट के। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई पिलर्स नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं। और इस इमाम बाड़ा को बनाने के लिए स्पेशल इंजीनियर ईरान से मंगवाए गए थे उस टाइम पे। आप छत भी देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसे कहते हैं मरे रसूल। यहाँ पे मौलाना साहब बैठ के अपने धर्म की बातें सुनाते थे, ज्ञान देते थे लोगों को। और 2 महीने तक यहाँ पे लंगर चलता था और कोई भी आदमी जो था भूखा नहीं जाता था। 50,000 हो या 20,000 हो, सब भरपेट खाना खा के जाते थे। अब बात करते हैं इमाम बाड़ा के दूसरे भाग की, वो है चाइनीज़ हॉल। कहा जाता है मुहर्रम पे सारी बेगम यहाँ पे आके बैठते थे। ये हॉल उस टाइम एसी का काम करता था, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके की थी। बाहर जितनी गर्मी हो, अंदर उतनी ही ठंड होती थी। और ये जो आप विंडोज़ देख रहे हैं, इन विंडोज़ पे, इन खिड़कियों पे जो है सारी बेगमें बैठा करती थी। अब ये जो आप शीशे देख रहे हैं, ये शीशे देखने के लिए नहीं बल्कि लाइट की व्यवस्था के लिए बनाए हुए थे। ये हॉल में रखे जाते थे और बाहर से जब लाइट्स इन शीशों पे पड़ती थी तो पूरा हॉल जो था वो रोशनी से भर जाता था। क्योंकि उस वक्त पे इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी, तो रोशनी करने के लिए कुछ इस तरीके के इंतज़ाम होते थे। अब ये जो स्टैंड देख रहे हैं, ये रात के लिए होता था कि रात में दिए जगाए जाएंगे और उससे रोशनी की जाएगी। दिन के लिए शीशे यूज़ किए जाते थे। और ये सारी बातें हमने गाइड हायर किया हुआ था, तो उन्होंने हमें बताई है। मैं खुद से कुछ नहीं बोल रही हूँ। जो गाइड ने ऐतिहासिक चीज़ें हमें बताई वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आते हैं नंबर 3 खरबूजा हॉल पे। तो इसकी नक्काशी कुछ खरबूजे की टाइप में की हुई थी। तो नवाब साहब के सिपाही जो थे इन खिड़कियों पे बैठते थे और पूरे महल की बातें और गुफ्तगू इनको सुनाई देती थी। इसकी जो इंजीनियरिंग और इसकी नक्काशी कुछ इस तरीके से की गई थी कि अगर आप महल में किसी भी जगह पे बैठे होंगे और यहाँ पे एक सिपाही था जो बैठता था, उसको वो दीवारों के साथ कान लगा के सुनता था, तो उसको सारी बातें सुनती थी और वो जाकर के नवाब साहब को सारी बातें बता दिया करता था। चलिए अब बात करते हैं इमाम बाड़ा के दूसरे भाग की, वो है भूल भुलैया।
भूल भुलैया में जाने के लिए भी हमें शूज़ यहीं पे खोलने पड़े और हम पौड़ियों से अंदर जा रहे थे। भूल भुलैया में जाने के लिए बहुत से रास्ते थे, पर जो बाहर आने का रास्ता था वो सिर्फ एक ही था। पौड़ियाँ बिल्कुल खड़ी थी और जैसे हम ऊपर आए तो हमें हर एक जगह जाके 4 दरवाजे मिल रहे थे। फिर हमें गाइड ने बताया कि इस जगह का राज ये है कि हम नीचे जा रहे हैं, हमें ये लगता है हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, पर असलियत में हम लोग जो हैं बिल्डिंग के ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की दीवारों की। तो इनके लिए जो मसाला यूज़ हुआ था उस टाइम सीमेंट नहीं होता था, तो उड़द की दाल, गुड़, तेल और गोंद से बनी थी ये दीवारें। ये दीवारें अंदर से खाली थी और हवा का इको बनता था, और उस वजह से भूल भुलैया के किसी भी कोने पे खड़े होकर अगर आप बात करेंगे तो आपको सारी बातें दीवार के साथ कान लगाने पर सुनाई देती थी। और इसी भूल भुलैया में था एक चोर दरवाज़ा। देखिए इसमें जो छोटी विंडो दिख रही है ये ऐसी विंडो थी कि यहाँ पे बैठ के सैनिक जो हैं वो मेन एंट्रेंस पे कौन आ रहा है वो सब कुछ दिखाई देता था, और वो जल्दी से नवाब साहब को इत्तला कर देते थे। इसीलिए कोई भी नवाब साहब के इमाम बाड़े में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता था। कहा जाता है कि इसी भूल भुलैया के नीचे अंडरग्राउंड खुफिया गुफाएं भी थी, जो कि जाकर के अलग अलग शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जाकर के मिलती थी, लखनऊ से बाहर के शहरों में। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इस महल पे आक्रमण किया उसके बाद उन्होंने वो सारी गुफाएं बंद करवा दी मलबा गिरा करके, और इसीलिए अंग्रेज़ों ने ही इसे ऊपर वाले हिस्से को भूल भुलैया का नाम दिया हुआ है। लेकिन जब नवाब साहब का टाइम हुआ करता था तब अंडरग्राउंड जो गुफाएं थी उन्हें असलियत में भूल भुलैया कहा जाता था, और एक बार जो उन भूल भुलैया में भटक जाता था वो दोबारा वापस नहीं आ पाता था, इसलिए सिर्फ वहाँ पे वही जा सकते थे जो राजा के खास होते थे। और इसी तरह गाइड से बातें करते करते हम लोग पहुँच गए छत पे, और जब छत पे हम पहुँचे तो नज़ारा कुछ इस तरीके का था। पूरे छत पे छोटी छोटी विंडोज़ बनाई गई थी जहाँ पे बैठ के आप आराम से धूप भी सेक सकते थे आज के ज़माने के लिए, और पहले के ज़माने के लिए यहाँ पे बैठ के भी पहरेदारी ही की जाती थी, क्योंकि इन विंडोज़ पे बैठ के जो था वो सारा शहर दिखाई देता था। उस ज़माने में सैनिक यहाँ बैठकर गोमती नदी, टीले वाली मस्जिद, क्रिकेट ग्राउंड और छोटा इमाम बाड़ा, उन सब पे नज़र रखा करते थे। ये सभी लखनऊ के ऐतिहासिक स्थल हैं। और जब हम यहाँ पहुँचे तो सच में यहाँ पे पूरा शहर दिखाई दे रहा था और बहुत ही कमाल का नज़ारा था, बहुत ही सुंदर व्यू था। अब आप फोटो में देख रहे होंगे कि जो गुंबद बने हुए हैं छतों पे वो लहसुन के आकार के और लौंग के आकार के बने हुए थे। यहाँ की खास बात ये भी थी, और वो इसलिए बने थे क्योंकि इससे ना देखने में इमाम बाड़े की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ रही थी। छत से निकलकर अब हम लोग वापस जा रहे हैं नीचे, और नीचे जाके हमने अपने शूज़ वगैरह पहन के हम निकल पड़े बावली के लिए, जो है इमाम बाड़ा का तीसरा भाग। बावली की खास बात ये थी कि जब भी हम यहाँ से पौड़ियों से अंदर जाएंगे तो बाहर से आने वाले आदमी को यह पानी काला दिखाई देता था, जबकि जो सैनिक अंदर बैठे हुए होते थे उनको यह पानी साफ दिखाई देता था। एज अ मिरर यूज़ करते थे वो इस पानी को। बावली में गोमती नदी से ही पानी आता था। उस समय सैनिक जो थे इस पानी को सीसीटीवी कैमरा की तरह यूज़ करते थे, क्योंकि एंट्रेंस से जब भी कोई अंदर आएगा तो उनको पानी में परछाई दिखाई देती थी, और परछाई से उनको पता चल जाता था कि कोई अंदर घुसपैठ कर रहा है। बावली में अंदर 7 मंजिला कुआं था, जो आज के टाइम में सिर्फ 3 मंजिला बाहर दिखाई देता है और बाकी का 4 मंजिला ज़मीन के अंदर बंद कर दिया हुआ है। कहा जाता है अंग्रेज़ों ने जब अटैक किया और वो नवाब साहब को बंदी बना कर के ले गए, तो नवाब साहब के जो मुनीम थे रस्तोगी लाल, उन्होंने खजाने की चाबी लेकर इस कुआं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। और ये भी माना जाता है कि खजाना अभी तक नवाब साहब का इसी कुएं में दफन है। और अब बात करते हैं इमाम बाड़ा के सबसे बड़े राज की। कहा जाता है जब लखनऊ में उस समय अकाल पड़ा तो आसिफुद्दौला नवाब साहब ने उस टाइम अपने सारे खजाने खुलवा दिए थे और गरीबों में बंटवाने का ऐलान कर दिया था। लेकिन वो उस समय जो आवाम थी वो नहीं चाहती थी कि मांग करके खाए। उनका मानना था कि मांग करके खाने से अच्छा है कि हम मर जाएं। तो नवाब साहब ने निर्णय लिया कि हम इमाम बाड़ा बनाएंगे जिसमें आप लोग मजदूरी करेंगे और अपनी मेहनत की कमाएंगे। तो मज़दूर लोग दिन में इमाम बाड़ा बनाते थे और नवाब साहब के जो सैनिक थे वो रात को आकर के इसको तोड़ देते थे।
इस इमाम बाड़े को बनाने के लिए उस समय 22,000 मज़दूरों ने काम किया था और यह सिलसिला पूरे 11 साल चलता रहा और इसी तरह वो अपना खाना कमाते गए। तो फ्रेंड्स, ये थे इमाम बाड़ा के कुछ राज जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आशा करती हूँ जो भी जानकारी मैंने आपको इमाम बाड़ा के बारे में दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और औरों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप पुराने हैं तो इसी तरह मेरी वीडियो को अपना प्यार देते रहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में, लखनऊ की वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।